पिछला लेक्चर क्या पढ़े थे आप लोग? क्या पढ़े? प्रोटीन निर्माण। हाँ, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण आपने देख लिया था। आज जो है अब डीएनए समापन के कगार पे है और सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों को जो है जीन अभिव्यक्ति, ओपेरान और लैक ओपेरान जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, पेपर में लगभग हर साल पूछता है। आज इसे हम थोड़ा इत्मीनान से पढ़ने का काम करेंगे। देखना बेटा, थोड़ा सा जब लैक ओपेरान आएगा थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे तरह समझाने का काम करूं। नहीं होगा एक बार नहीं, दो बार उसे समझने का प्रयास किया जाएगा। बस थोड़े समय के लिए अपने दिमाग को एकदम स्थिर रखो। पहले ये एक शब्द आया है जीन अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति समझते हो? अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? यानी कुछ करना। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? कुछ नया करना। क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति कहलाता है। जैसे अभी आप कुछ नया काम करो, यानी कुछ ऐसे चीज का निर्माण करो जो अलग हो, तो क्या कहलाएगा? अभिव्यक्ति कहलाएगा। जीन अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? यानी सबसे पहले हम जीन समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक डीएनए है, क्या है? ये एक छोटा सा क्या है? डीएनए है। ये क्या है? डीएनए। आप जानते हो कि ये जो भाग होता है जीन का, एक छोटा सा जो खंड होता है, इसी खंड को क्या कहा जाता है? इस खंड को हम क्या करते हैं? जीन कहते हैं। यानी डीएनए के छोटे खंड को, जो टुकड़े टुकड़े में खंड होता है, उस खंड को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और जीन होता क्या है बेटा? जीन क्या होता है? जीन डीएनए का एक छोटा भाग होता है और ये ही जीन किसमें परिवर्तित होता है? आरएनए में। किसमें परिवर्तित होता है? और आरएनए क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण करना यानी जीन अभिव्यक्ति का लाएगा। अब चूंकि प्रोटीन होता क्या है, हम समझेंगे कि प्रोटीन होता क्या है। आप लोगों ने प्रोटीन का नाम सुना है? तो प्रोटीन होता क्या है? जैसे हमने बताया कि ये जीन है और जीन क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है जी। जीन क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए अनुलेखन क्रिया द्वारा क्या करता है? आरएनए का निर्माण करता है। और आरएनए क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। अब ये प्रोटीन होता क्या है? तो प्रोटीन एक रासायनिक पदार्थ होता है जो निम्न जीन जो है, यानी प्रोटीन क्या होता है? ये रासायनिक पदार्थ होता है। ये एंजाइम भी हो सकता है। प्रोटीन क्या हो सकता है? यानी प्रोटीन एक एंजाइम भी है। आपने हार्मोन का नाम सुना है? हार्मोन से भी क्या है? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है। यानी हार्मोन्स भी आपका क्या हो गया? हार्मोन्स की बात की जाए तो हार्मोन्स भी क्या हो गया? प्रोटीन से बना है। इसी प्रकार से इम्यून सिस्टम, जो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम होता है जो प्रतिरक्षी का काम करता है, वह भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीजन, ये भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। इंटरफेरॉन क्या है? वह भी एक प्रकार का प्रोटीन है। अब देखो, जो इम्यून सिस्टम होता है वह प्रतिरक्षी कार्य करता है। यानी हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया या जीवाणु या विषाणु प्रवेश करते हैं उन्हें मारने का क्या करता है? कार्य करता है। प्रतिजन क्या है बेटा? एंटीजन, यानी कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। ये भी किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। इसके बाद से
फेरॉन, इंटरफेरॉन को मैंने बताया था। इंटरफेरॉन क्या होता है? ये एक प्रकार का रसायन होता है या एक प्रकार का एंजाइम होता है जो वायरस को, यानी जैसे हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, वायरस प्रवेश करते हैं, उन वायरसों को मारकर क्या कर देता है, गिरा देता है। तो यानी हम इसके जगह पे लिख सकते हैं ये इम्यून सिस्टम, इसके पास है एंटीजन, क्या है, एंटीजन, और इसके पास बताएगा क्या आप लोगों को, फेरॉन, इंटरफेरॉन। ये सभी क्या हैं, एक प्रकार के प्रोटीन हैं। और इन प्रोटीनों को किसने, इन सबको निर्माण किसने किया, प्रोटीन ने किया। किसने किया, प्रोटीन, यानी प्रोटीन से ये सब बने हैं। और इन सबको निर्माण कौन कर रहा है, एक प्रकार का जीन कर रहा है। कौन, अरे जीन डीएनए है, डीएनए क्या कर रहा है, आरएनए, आरएनए क्या कर रहा है, प्रोटीन है। इस प्रकार के क्या हो रहे हैं, एंजाइम का ये निर्माण कर रहा है। तो अब एक बात बताओ, जो इतने प्रकार का एंजाइम का निर्माण कर रहा है, यानी जीन अपना अभिव्यक्ति इतने रूप में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जीन का अभिव्यक्ति क्या हुआ, यानी जीन का अभिव्यक्ति का मतलब हुआ कि आपने देखा कि आरएनए से प्रोटीन का निर्माण करना, यानी जीन जो प्रोटीन बना रहा है, जो प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, और उसमें भी इतने प्रकार का, वह सभी क्या कहलाएंगे, जीन अभिव्यक्ति कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जीन अभिव्यक्ति कहलाएंगे। अब एक चीज ध्यान देते हैं थोड़ा सा, 1909 में, ध्यान रखना, 1909 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर.के. ब्लाड गैरोड। ध्यान रखना, बताया जा रहा है 1909 में एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था, आर.के. ब्लाड गैरोड। गैरोड महोदय ने क्या किया था बेटा, तो गैरोड महोदय ने कई रोगों के बारे में बताया था। ध्यान रखना, इन्होंने कई रोगों के बारे में क्या किया था, बताया था, यानी उस पर अध्ययन किया था। उस अध्ययन को उन्होंने क्या किया था, साझा किया था। उसमें से 3 रोगों के बारे में वो मुख्य रूप से, यानी गैरोड महोदय ने 3 रोगों के बारे में मुख्य रूप से बताया। कितने रोगों के बारे में, 3 रोगों के बारे में, 3 रोगों के बारे में। वह 3 रोग जो थे बेटा, ये 3 जो रोग थे, इसमें पहला था एक रोग को कहा जाता है एल्बिनिज्म। दूसरे को कहा जाता है फिनाइल केटोनूरिया। केटोनूरिया। और तीसरे को कहा जाता है अल्कैप्टोनूरिया। अल्कैप्टोनूरिया। देखो बताया जा रहा है 1909 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम था आर.के. ब्लाड गैरोड, यानी गैरोड महोदय ने कुछ रोगों के बारे में बताया, जिसमें से 3 रोग महत्वपूर्ण थे। पहला था अल्बिनिज्म, दूसरा था
फिनाइलकेटोनूरिया और तीसरा था अल्केप्टोनूरिया। ये 3 ऐसे रोग थे बेटा। इन तीनों रोगों को तो खोज एक तरह से कहा जाए तो इन तीनों रोगों का खोज किसने किया? इन तीनों रोगों का खोज किसने किया था? गैरोड ने किया था। इनकी खोज तो इन्होंने किया था, तो ये खोज इनकी हो गई कि खोजा था किसने? इन रोगों के बारे में खोज किसने किया था? गैरोड ने किया था। अब इन्होंने बताया कि ये तीनों रोग जो होते हैं ये ऐसे रोग हैं जो जन्मजात होते हैं। क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। ये तीनों रोगों को देखा जाए, अगर हम तीनों रोगों की बात करें तो ये तीनों रोग क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। यानी ये जन्मजात होते हैं। और जो होते कैसे हैं? तो ये रोग होने का मुख्य कारण है उपापचय रोग। ये कैसे रोग हैं? एक तो ये क्या बताया गया? जन्मजात होते हैं, और इस रोग को उपापचय रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपापचय रोग। उपापचय रोग का मतलब क्या है बेटा? उपापचय रोग का मतलब ये है कि हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स का निर्माण होता है या कुछ एंजाइम का निर्माण होता है। जब इन एंजाइमों की शरीर में कमी हो जाती है, यानी उस निर्माण नहीं हो पाता है, तो इस तरह का रोग क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है ना? जैसे एक रोग के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जो एल्बिनिज्म है बेटा। ये ऐसा रोग है कि इसमें होता क्या है कि जो रोगी होता है ना, ध्यान रखना, जो रोगी होता है उसके त्वचा का रंग, ये जो भौवें होते हैं ना, भौवों का रंग, बाल का रंग आदि क्या होते हैं? पूर्ण रूप से सफेद होता है। नहीं देखते हो? एकदम सफेद सफेद से त्वचा, भौवें, बाल सब एकदम क्या होते हैं? सफेद सफेद होते हैं। और ये रोग होते क्यों हैं? यानी पहले तो बताया गया इस रोग में क्या होता है बेटा? क्या क्या बताया गया? त्वचा का रंग, त्वचा का रंग, भौं का रंग, और क्या बताया गया? बाल का रंग। ये सब क्या होते हैं? सफेद होते हैं। क्या होते हैं? सफेद होते हैं। और जिसमें भी जिन लोगों में इस तरह का रोग पाया जाता है उन लोगों को जानते हो क्या कहा जाता है? जिन लोगों के अंदर इस तरह का रोग पाया जाता है या जो पूर्ण रूप से सफेद सफेद दिखाई देते हैं, बाल भी सफेद, आंख भी सफेद, ये भौवें भी सफेद, चेहरा भी क्या? सफेद, तो ऐसे रोगियों को क्या कहा जाता है? एल्बोनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों को क्या कहता है? एल्बोनो। तो अगर कोई पूछ दे कि एल्बोनो क्या है, तो ये एक प्रकार के बीमारी वाले लोग हैं जिनका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। जिनके भौवें कैसे होती हैं? सफेद होते हैं। जिनके बाल क्या होते हैं? सब कुछ क्या होता है? सफेद सफेद होता है। वो क्या होते हैं? अब सफेद का मतलब यहां मत समझना गोरा, गोरा नहीं, एक बीमारी है। कुछ लोगों को देखना, वो देखने में अच्छे नहीं लगते। आजकल के तो बच्चों का भी मतलब बाल सफेद हो जाते हैं। वो नहीं, जैसे एक बाल सफेद होना और एक क्या है, एकदम जैसे आपके यहाँ आपने देखा है कि एक बीमारी होती है जो स्किन से संबंधित होती है, जिसे अपने यहाँ क्या कहा जाता है? जो पूरा ये होंठ लाल हो जाता है, ये चेहरा लाल सफेद सफेद हो जाता है। देखियो क्या क्या उस रोग को कहा जाता है? अपने भाषा में चरक कहा जाता है। ठीक ना? किसी का चेहरा, शरीर, बाल सब वैसे हो जाए तो वो क्या है? एक रोग है। और ये रोग होता क्यों है? तो देखो, इस रोग का होने का मुख्य कारण क्या है कि हमारे शरीर में क्या होता है? एक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक वर्णक पाया जाता है। एक वर्णक होता है
जिसे कहा जाता है मेलनिन। क्या कहा जाता है? मेलनिन। ये वर्णक क्या करता है? यही वर्णक ऐसा है जो हमारे शरीर का रंग प्रदान करता है। जैसे हमें गोरा बनाता है, हमें सांवला बनाता है, हमें गेहुआ रंग बनाता है। ये सब कौन कार्य करता है? ये मेलानिन जो क्या है, वर्णक है, यही करता है। आज जब क्या होता है, जिस व्यक्ति के शरीर में ये वर्णक नहीं पाया जाएगा, कौन? मेलानिन वर्णक नहीं पाया जाएगा, उसमें उसके त्वचा का रंग, उसके बाल का रंग, ये सारा कुछ क्या परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए वो सब क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। कैसे? सब सफेद सफेद हो जाएगा। ठीक है ना बात समझ भाई? यानी इस वर्णक का न होना ये क्या है? इस तरह का बीमारी का कारण है, जिसे एल्बोनो कहा जाता है। बात समझ में आ गई? अब सवाल ये पैदा होता है बेटा कि मैंने बताया कि ये जन्मजात रोग है। ये क्या होता है? उपापचय रोग होता है। उपापचय क्या? यानी ये वर्णक है। वर्णक क्या? एक प्रकार का एंजाइम है। ये एंजाइम उसके शरीर में बचपन से ही क्या हो रहा है? नहीं बन रहा है। आज जब बनेगा नहीं तो एक बार बताओ, क्या ये अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब अभिव्यक्त नहीं करेगा तो इस तरह का रंग हमें, जैसे हमें गोरा, सांवला, गेहुआ कलर बनाने का काम करेगा। जब वो जीन ही अभिव्यक्त नहीं होगा, जब ये एंजाइम ही अभिव्यक्त नहीं होगा, तो जब ये अभिव्यक्त नहीं होगा तो वह रंग हमारा प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। बाकी इसमें बीमारियों के बारे में पढ़ना नहीं है, मैंने एक बता दी। ठीक है ना। अब ऐसे आपको देखना है, 1948 में दो वैज्ञानिक आते हैं। कब? 1948 में बताया जा रहा है कि 1948 की बात है। दो वैज्ञानिक, यानी दो वैज्ञानिक एक का नाम नोट कर लेना, बोडल और टेटम। बोडल और टेटम। बोडल और टेटम। ये दो वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया, ध्यान रखना, एक न्यूरो स्पोरा क्रासा, एक कवक था, ध्यान रखना, एक कवक था जिस कवक को क्या कहा जाता है? न्यूरो स्पोरा क्रासा। यानी देखना, इन्होंने क्या किया, एक कवक था, यानी बोडल और टेटम ने क्या किया कि एक कवक था जिस कवक का नाम क्या था? न्यूरो स्पोरा क्रासा। इस पे इन्होंने कार्य किया। इस कवक पे इन्होंने क्या किया? कार्य किया, और अपने कार्य में इन्होंने रिजल्ट दिया। जब इस पर इन्होंने कार्य किया बेटा, कार्य का मतलब क्या है? इस पे एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद से इसका इन्होंने क्या दिया? और रिजल्ट दिया। क्या दिया? रिजल्ट। वो रिजल्ट क्या था बेटा? जो इन्होंने रिजल्ट दिया, वो रिजल्ट इन्होंने यही दिया था कि वन जीन, वन एंजाइम हाइपोथेसिस, यानी वन जीन
वन एंजाइम हाइपोथेसिस वन जीन का मतलब क्या है? एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। इसका मतलब क्या है? एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। इसका मतलब क्या है बेटा? ध्यान देना। इसका मतलब ये हुआ, मैंने क्या बताया कि 1948 में दो वैज्ञानिक गोडल और टेटम आते हैं और इन्होंने क्या किया? एक कवक पे अध्ययन किया, एक्सपेरिमेंट किया। वो कवक कौन था? न्यूरोस्पोरा क्रासा था। तो इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद से अपना जब रिजल्ट दिया तो वह रिजल्ट क्या था कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, यानी एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। यानी इसका मतलब ये है कि एक जीन एक एंजाइम क्या करता है? बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक जीन एक एंजाइम बनाता है। समझ में आया? एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो ये क्या है? न्यूरोस्पोरा क्रासा है बेटा। इस न्यूरोस्पोरा क्रासा को पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। ये जो कवक है, कौन? ये कवक है ना, इसको पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। ड्रोसोफिला कहा जाता है। बातें समझ में आई? यहां तक हमने क्या पढ़ लिया बेटा? जीन की अभिव्यक्ति पढ़ लिया। जीन की अभिव्यक्ति में जीन अपना अभिव्यक्ति कैसे करता है मैंने ये बताया, जिसमें सबसे पहले हमने बताया कि एक 1909 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका क्या नाम होता है? आरके ब्लड ग्रेड। क्या था? गैरेट। ये क्या करते हैं कि कुछ रोगों पे अध्ययन करते हैं, जिसमें से 3 रोग था, एल्बिनिज्म और क्या था? फिनाइल केटोनूरिया और एल्का पेटोनूरिया। और इनमें इन्होंने बताया कि ये एक ऐसे रोग होते हैं जो क्या होते हैं? उपापचयी रोग होते हैं। उपापचयी रोग का मतलब क्या है कि किसी एंजाइम के द्वारा जो है, जब हमारे शरीर में कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिसका निर्माण नहीं होता है, तो इस तरह के रोग क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए क्या होते हैं? जन्मजात रोग होते हैं। जैसे इसमें से एल्बिनिज्म का मैंने बताया कि यह एक ऐसा बीमारी होता है कि ये क्या होता है कि जब एंजाइम का निर्माण शरीर में नहीं होता है, तो इसकी वजह से एक वर्णक हमारे शरीर में है, कौन? मेलानिन है। ये हमारे त्वचा का रंग क्या या बालों का रंग क्या करता है? निर्धारण करता है। जैसे हमारा शरीर गोरा होना, सांवला होना, काला होना, गेहुआ कलर होना, ये सब किसके वजह से होता है? इस वर्णक का। ये वर्णक क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। अब इस तरह के ये जो है एल्बिनिज्म रोग होता क्या है कि जब ये किसी व्यक्ति के शरीर में जन्म के समय से ही उसके शरीर में इस वर्णक का निर्माण नहीं हो रहा है, तो उससे उसका त्वचा का रंग, भौवे का रंग, बाल का रंग सब क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। ठीक है ना? तो ये हमें बताया। फिर यानी आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो क्या होता है, जो एंजाइम होता है वह एंजाइम अभिव्यक्ति नहीं करता है। और आपने बताया कि एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन कौन बनाता है? आरएनए। आरएनए कौन बनाता है? जीन। यानी जीन यहाँ पर अपना अभिव्यक्ति नहीं करता है। उसी प्रकार से एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम क्या है? 1948 में 2 वैज्ञानिक आते हैं, गोडल और टेटम। इन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया एक कवक पर, जिस कवक का नाम था न्यूरोस्पोरा क्रासा।
ये एक प्रकार का क्या था, कवक था। और इन्होंने जब इस कवक पे अध्ययन किया तो अध्ययन करने के बाद से अपना एक रिजल्ट दिया। क्या दिया? रिजल्ट। वो रिजल्ट चौंकाने वाली थी, यानी वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, यानी एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। यानी कहने का मतलब ये है कि एक जीन से एक एंजाइम का क्या होता है, निर्माण। अब मैंने बताया कि यहाँ पे जो न्यूरोस्पोरा क्रासा जो कवक है, इसको पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। ठीक है, यहां तक मैंने बता दिया। अब एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये ड्रोसोफिला होता नहीं है, लेकिन इसको पादप जगत का क्या कहा जाता है, ड्रोसोफिला कहा जाता है। अब चूंकि ड्रोसोफिला क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है? तो पहले देखो, जैसे अगर जीव जंतुओं की बात कहा जाए, जितने भी जीव जंतु हैं, जब उनमें आनुवांशिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जीव जंतुओं में, जैसे मानव में भी, चाहे जो भी जीव जंतु हैं, अगर उसमें क्या किया जाए, आनुवांशिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो जो प्राणी लिया जाता है वो प्राणी कौन होता है, ड्रोसोफिला होता है। क्योंकि कभी भी पहला जो है एक्सपेरिमेंट किस पे किया जाता है, ड्रोसोफिला पे किया जाता है। ठीक है ना? उसी प्रकार से ये तो मैंने प्राणी का बताया, लेकिन यहां हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कवक। तो पादप में जो पेड़ पौधे हैं, उनमें भी जब आनुवांशिक लक्षणों का क्या किया जाता है, उस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो उसमें किसको लिया जाता है, न्यूरोस्पोरा क्रासा को लिया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ड्रोसोफिला कहा जाता है। ठीक ना? यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमको समझना क्या है, जीन कितने प्रकार के होते हैं। अब हमें पढ़ना है जीन के प्रकार। अब हम देखते हैं कि जीन के प्रकार। देखो, ऐसे तो जीन बहुत प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। जीन क्या होते हैं, ऐसे तो जीन बहुत प्रकार के होते हैं, किंतु इसमें से हम मुख्य दो जीन के बारे में अध्ययन करेंगे। एक रचनात्मक जीन और दूसरा अरचनात्मक जीन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, रचनात्मक जीन होता क्या है बेटा, एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा इसका ध्यान दो आप लोग। जैसे हमारे शरीर में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो जन्म से लेकर और मृत्यु तक क्या होती हैं, चलती रहती हैं। यानी वो हमेशा क्या होती है, क्रियात्मक होती है, अपनी क्रिया को करती रहती है। जैसे मान लो श्वसन क्रिया है ना, जन्म लेते हैं तब से और जब तक मरते नहीं है तब तक ये लगातार ये क्रियाएं क्या होती हैं, चलती रहती हैं। यानी ऐसी प्रक्रिया जो जन्म से लेकर क्या होती है, मृत्यु तक चलती रहती है। जैसे मैंने क्या बता दिया, श्वसन। अब हमारा जो श्वसन क्रिया है, इसे चलाने के लिए क्या होता है, कुछ एंजाइम होता है। उसमें एंजाइम भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब आप एक बात बताओ, एंजाइम को बनाया किसने, प्रोटीन ने। प्रोटीन को किसने बनाया, आरएनए ने। आरएनए को किसने बनाया, जीन ने। आखिर सवाल कहाँ आके रुक गया, जीन पे। यानी काम तो किसने किया, अभिव्यक्त किसने किया, जीन ने किया। हम कह सकते हैं इसको कि ऐसा जीन जो लगातार अभिव्यक्ति होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रचनात्मक जीन कहते हैं। बात समझ में आया कि रचनात्मक जीन क्या है? यानी ऐसा जीन जो लगातार अभिव्यक्त होता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, रचनात्मक जीन कहते हैं। यानी हमने देखा कि श्वसन क्रिया में जो जीन कार्य कर रहा था, जीन का मतलब क्या है, एंजाइम। यहां मैंने एंजाइम से लेना, ठीक ना? तो यहां श्वसन क्रिया में जो श्वसन क्रिया था बेटा, यहां पे एक एंजाइम जो लगातार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है,
यानी श्वसन क्रिया में क्या हो रहा है, जो एंजाइम है, एंजाइम से मतलब क्या है, जो जीन है वह लगातार काम कर रहा है बिना रुके। जब ये रुकेगा तब क्या होगा, हम भी रुक जाएंगे, ठीक ना। तो ऐसे जीन को हमने क्या कहा, रचनात्मक जीन। क्या और रचनात्मक जीन क्या होता है बेटा, आपने तो देखा कि रचनात्मक जीन का परिभाषा समझ लिए। और रचनात्मक जीन कैसा होता है, यानी ऐसा जीन, ध्यान देना, जो लगातार अभिव्यक्त नहीं होता है, जब जरूरत होती है तब अभिव्यक्त होता है, जब जरूरत नहीं होती है तब ये क्या रहता है, बंद रहता है। जैसे आप घर में जाते हो, एग्जाम्पल ले लो, आपको जरूरत है तो लाइट जलाते हो, नहीं जरूरत है तो लाइट को क्या करते हो, बंद रखते हो। तो कुछ जीन ऐसे भी होते हैं कि जब जरूरत होगा तो अभिव्यक्त करेंगे, अभिव्यक्त होंगे, और जब क्या होगा, जरूरत नहीं होगा तो वह अभिव्यक्ति नहीं होंगे। तो ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, अरचनात्मक जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, अरचनात्मक जीन कहते हैं। यानी जो और रचनात्मक जीन है बेटा, ये दो तरह का होता है, ध्यान देना। ये जीन क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है ऑफ और ऑन, और एक होता है ऑन ऑफ। ठीक है ना। जो ऑफ ऑन होता है, इधर देखो, जो ऑफ ऑन जीन होता है, जो आप यहां देख रहे हो कि ये जीन क्या हो गया, ऑफ ऑन वाला हो गया, और ये क्या हो गया, ऑन ऑफ। जो ये वाला जीन है ना बेटा, इसकी खासियत क्या होती है, इसमें बीच में ऐसे थोड़ा सा एक लाइन खींच देते हैं ताकि दोनों के बारे में देखते हैं। ये उत्प्रेरक जीन होता है। ये क्या होता है, उत्प्रेरक जीन होता है। ये उत्प्रेरक जीन होता है। ऑन ऑफ जो होता है, ये जीन किसकी वजह से होता है, उत्प्रेरक जीन होता है। और ये वाला जो होता है, ये सदमक जीन होता है। क्या होता है, सदमक जीन होता है। ध्यान देना, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलोगे और समझते चलोगे। हमने रचनात्मक जीन को देख लिया, हमने क्या कर लिया, अरचनात्मक जीन का परिभाषा देख लिया। अब हमने जाना कि अरचनात्मक जीन क्या होते हैं। भाई दो तरह के होते हैं, एक ऑफ ऑन जीन होता है जिसे उत्प्रेरक जीन कहा जाता है, और एक ऑन ऑफ जीन होता है जिसे सदमक जीन कहा जाता है। अब समझेंगे कि सदमक जीन क्या, पहले समझेंगे कि उत्प्रेरक जीन क्या है। यानी ध्यान रखना, उत्प्रेरक जीन किसे कहते हैं, ऐसा जीन, ध्यान से सुन लो, पहले समझोगे तो आपको फिर लिखना तो है ही। यानी ऐसा जीन जो अभिव्यक्त नहीं होते हैं, यानी चालू नहीं होते हैं। जैसे अभी मैंने कहा, एक पहले का और पॉइंट समझ लो, उसके बाद लिखना। पहले एग्जाम्पल समझो। हमने कहा कि हमारे घर की लाइट बंद है, रूम की लाइट क्या है, बंद है। हम रूम में गए, हमें आवश्यकता हुआ, हमने बटन को चालू किया, लाइट क्या हो गया, चालू। फिर जब तक हमारा काम था, हम निकले, फिर उसको क्या कर दिए, बंद कर दिए। यानी पहले गए तो भी क्या था, बंद था, जब जरूरत थी तो हमने क्या किया, चालू किया। उसी प्रकार से उत्प्रेरक जीन क्या होता है, ये ऐसा जीन होता है जो अभिव्यक्त नहीं होता है। अभिव्यक्त का मतलब क्या, जो चालू नहीं होता है। जब आवश्यकता होती है तो अभिव्यक्ति होता है। तो ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक जीन कहते हैं। यानी ऐसा जीन जो अभिव्यक्त न हो, जब जरूरत पड़े तो क्या हो जाए, अभिव्यक्त हो जाए। फिर क्या हो, अभिव्यक्त करना, जब आवश्यकता खत्म हो जाए तो क्या कर दे, बंद कर दे। तो ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक जीन कहते हैं। ठीक है ना।
तो आप इसमें देखेंगे कि ऑफ ऑन का प्रक्रिया कैसे चला, यानी जब जरूरत में, जब ये क्या था पहले बंद पड़ा हुआ था, क्या पड़ा हुआ था, बंद पड़ा हुआ था। फिर इसमें हुआ क्या कि जब इसको आवश्यकता पड़ी तो ये क्या हो गया, चालू हो गया। फिर इसकी आवश्यकता खत्म हो गई, क्या हो गया, बंद हो गया। तो इसी को तो हम ऑफ ऑन कहते हैं, यानी उत्प्रेरक जीन कहते हैं। दूसरा इसमें देखते हैं सदमक जीन क्या होता है। जो सदमक जीन होता है बेटा, ये ऐसा जीन होता है जो अभिव्यक्त होता है, यानी ऑन ऑफ। ये पहले से चालू रहता है, ध्यान रखना, ये ऑफ है यानी बंद है, और ये क्या है, ऑन है तो ये चालू है। यानी ये ऐसा जीन होता है जो अभिव्यक्त होता है जब आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जब तक जरूरत है पहले चालू रहता है, जब आवश्यकता पूरी हो गई तो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, सदमक जीन कहते हैं। इसका जो है उत्प्रेरक जीन का एग्जाम्पल जो है, इसका उदाहरण क्या होता है बेटा, इसका उदाहरण है लैकोपेरान। क्या है, लैकोपेरान। और इसका उदाहरण है इसका उदाहरण लिख लेना, इसे कहा जाता है ट्रेप्टोफेनोपेरान। बात समझ में आ गई? तो आपने जीन के प्रकार देख लिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ये बात समझ में आई है? मैंने क्या कहा पहले ध्यान सुनो। जीन के प्रकार में यही बताया कि जीन ऐसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक ना, लेकिन आज हमें इसमें पढ़ना क्या है, दो प्रकार के जीन को पढ़ना है, एक रचनात्मक जीन और दूसरा क्या पढ़ना है, और रचनात्मक जीन। रचनात्मक जीन बताया गया कि ये ऐसा जीन होता है जो लगातार अभिव्यक्त होता रहता है, जो जीन लगातार अभिव्यक्त होता रहता है, जो कभी बंद नहीं होता है, वह क्या होता है, रचनात्मक जीन होता है। यानी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कभी बंद नहीं होती हैं, लगातार क्या होती हैं, चलती रहती हैं, जैसे शोषण बताया गया। तो ये ऐसा जीन है जो क्या होता है, यानी ऐसा जीन रचनात्मक जीन वही होता है जो लगातार चलता रहे, कभी बंद न हो। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली जो क्या है, जो जीन लगातार कार्य करते रहते हैं, वो क्या होते हैं, रचनात्मक। और रचनात्मक में क्या बताया गया बेटा कि यह एक ऐसा जीन होता है जो लगातार अभिव्यक्त नहीं होता है, जब जरूरत होती है तो अभिव्यक्त होता है, जब जरूरत नहीं होती है तो अभिव्यक्त नहीं होता है। तो ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, और रचनात्मक जीन कहते हैं। अब हमें यहाँ पर इसको तो हमने पढ़ लिया, इसी के बारे में जानना था। ये अरचनात्मक जीन दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है, ऑफ ऑन होता है, और एक क्या होता है, ऑन ऑफ होता है। जो ऑफ ऑन होता है उसे हम उत्प्रेरक जीन कहते हैं। उत्प्रेरक जीन क्या होता है बेटा, यही बताया गया कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अभिव्यक्ति नहीं होते हैं। क्या बताया गया, सुनो पहले समझ लो, उसके बाद से लिखो। आप लोग लिखना चालू करते हो फिर दिक्कत होती है, फिर समझते नहीं हो आप। मैंने उत्प्रेरक जीन का परिभाषा बताया कि यह ऐसा जीन होता है जो अभिव्यक्त नहीं होता है, यानी ये ऑन नहीं होता है, जब जरूरत पड़ती है। मान लो किसी प्रोटीन, हमको किसी प्रोटीन निर्माण, देखो क्या समझे आप, कि ये एक ऐसा जीन होता है जो क्या होता है, जो ऑफ रहता है, यानी अभिव्यक्त नहीं होता है। जब हमें क्या होता है कि मान लो कि हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता है, तो जब जरूरत पड़ती है तब ये क्या होता है, ऑन होता है, यानी अभिव्यक्त हो जाता है। और फिर जब जरूरत पूरी हो जाती है तो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसको बताया गया ये पहले अभिव्यक्त होता है, क्या होता है, यानी ऑन देख रहे हो ना, तो इसका मतलब ये अभिव्यक्त चालू रहता है, और जब आवश्यकता पूरी हो जाती है तो क्या रहता है,
बंद हो जाता है। फिर जब आवश्यकता पड़ती है तो ये भी क्या रहता है, चालू रहता है। तो ऐसे जिनको हमने क्या कहा, सतत। इसका उदाहरण लैकोप्रान है, इसका उदाहरण क्या है, ट्रिप्टोफैन ओपरान है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। जी। अब हम समझेंगे ओपेरान प्रारूप क्या है, ठीक है ना। हमने तो यहाँ तक समझ लिया, जिनका प्रकार भी देख लिया। अब हम समझेंगे कि ओपेरान प्रारूप क्या है। देखो क्या है ओपेरान मॉडल। सबसे पहले ओपेरान प्रारूप के बारे में समझेंगे। तो देखो ओपेरान मॉडल जो है 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। किसने दिया था, इसके बारे में 2 वैज्ञानिकों ने बताया था। यानी कहा जाए कि ओपेरान मॉडल को प्रस्तुत किसने किया था, तो 2 वैज्ञानिक थे, जैकोब और मोनार्ड। कौन थे, जैकोब और मोनार्ड। बताया जा रहा आप लोगों को 2 वैज्ञानिक जैकोब और, ध्यान दो इधर, हम ओपेरान प्रारूप कर रहे हैं। 2 वैज्ञानिक जैकोब और मोनार्ड ने ओपेरान मॉडल को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। इन्होंने अपने प्रयोग में प्रस्तुत कैसे किया, यानी इन्होंने प्रस्तुत कैसे किया, तो इन्होंने अपने प्रयोग में एक जीवाणु को लिया था। इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया था, एक जीवाणु को लिया था। किसको, जीवाणु। जिस जीवाणु का नाम क्या होता है, ई कोलाई। ई कोलाई। ई कोलाई का मतलब क्या बेटा, इस्चेरिया कोलाई। यानी इन्होंने अपने प्रयोग में क्या लिया, ई कोलाई जीवाणु को लिया। और कार्य इन्होंने कहाँ किया, तो इन्होंने अपना कार्य जो है पाश्चर इंस्टीट्यूट में किया था, जो कहां पे है, पेरिस में है। इन्होंने जो अपना कार्य किया बेटा, यानी पेरिस में क्या है, पेरिस। पेरिस में एक अनुसंधान है, जिसका नाम है पाश्चर। क्या नाम है, पाश्चर। इसी पाश्चर अनुसंधान में इन्होंने क्या किया था, इस्चेरिया कोलाई पर अध्ययन किया था। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? जब इन्होंने इस इस्चेरिया कोलाई पर कार्य कहां किए, पेरिस के एक कॉलेज या एक अनुसंधान जो पाश्चर है वहां पे इन्होंने क्या किया, ई कोलाई पर कार्य किया। और कार्य करने के बाद से एक मॉडल प्रस्तुत किया। क्या किया था, एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे ओपेरान मॉडल कहते हैं। या सबसे पहले जानेंगे कि ओपेरान मॉडल होता क्या है। हम पहले समझेंगे कि ओपेरान मॉडल होता क्या है। तो जो ये ओपेरान मॉडल है बेटा, अगर ओपेरान मॉडल को देखोगे तो ओपेरान मॉडल क्या होता है कि जो डीएनए के खंड होते हैं, डीएनए के खंड होता है जिसमें 4 प्रकार के क्या होते हैं, जीन पाए जाते हैं। यानी बताया जा रहा है कि डीएनए के खंड में क्या होते हैं, 4 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। और इन्हीं 4 प्रकार के जीनों के बारे में इन्होंने क्या किया था, बताया, जिसे क्या कहा गया था, ओपेरान प्रारूप कहा गया था या ओपेरान मॉडल कहा गया था।
ठीक है ना। अब ये जीन 4 प्रकार के कौन कौन से हैं बेटा, हम इनको देखने का प्रयास करेंगे। जैसे ध्यान देना, ये मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, डीएनए। ये क्या है, डीएनए। ये इसमें क्या है, जीन है। क्या है, जीन है। और जीन ही क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, डीएनए के छोटे खंड होते हैं। और यही खंड क्या करते हैं, आरएनए का निर्माण करते हैं। और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। अब ये जो डीएनए होता है, अब इसी जीन को यानी इस डीएनए को हम क्या करते हैं, खोल दें। क्या करें, खोल दें। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर जो है इस जीन को यहाँ पे हमने खोला, इस डीएनए को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे खोला। देखना उसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, उधर कहाँ तक, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, नहीं, यहाँ इसका तो छोटा, नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। मान लेते हैं ये क्या है, डीएनए है, ठीक है ना। ये डीएनए के दोनों रज्जु हैं कि नहीं है, एक रज्जु क्या है, ये है 3' सीधा, ये क्या है, और ये क्या है 5' सीधा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3' सीधा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5' सीधा। अब इसमें 4 प्रकार के, इस डीएनए पर जो है 4 प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं, जीन पाए जा रहे हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, जिसे कहा जाता है, इस जीन को RPOS। जो ये 4 प्रकार के जीन पाए जा रहे हैं बेटा, RPOS, इसी 4 प्रकार के जीन को क्या कहा जाता है, ओपरान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओपरान। यहां तक बात समझ में आई। ओपरान क्या है, यानी भाई इन्होंने क्या किया था, एक ही कुलाई पर अपना कार्य किया था, कौन, जैकब और मोनार्ड ने। और इन्होंने तो ही प्रस्तुत किया था, इन्होंने क्या बताया था कि जो डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं, 4 प्रकार के जीन पाए जाते हैं। और उन्हीं को उन्होंने क्या नाम दिया था, ओपेरान नाम दिया, ठीक है ना। अब इसमें जो है ये 4 प्रकार के जीन कौन कौन से होते हैं, तो RPOS। अब इसमें हम एक एक को जानेंगे। आर क्या होता है बेटा, आर जो होता है, आर क्या होता है, जगह तुमको पढ़ रही, देखो ये जो 4 प्रकार के जीन होते हैं, जो डीएनए के खंड होते हैं, उसमें कितने प्रकार के जीन पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन, RPOS। अब इसमें आर क्या है, पी क्या है, ओ क्या है, एस क्या है। तो आर जो होता है वो होता है रेगुलेटर। क्या होता है, ये जो आर होता है बेटा, आर को क्या कहता है, रेगुलेटर। यानी नियामक। क्या कहता है, नियामक। दूसरा जो है, ये जो पी होता है बेटा, इस पी वाले को क्या कहा जाता है, तो पी वाले को कहा जाता है, नोट कर लेना, प्रमोटर। क्या कहा जाता है, प्रमोटर। प्रमोटर होता है। और प्रमोटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रोत्साहक। और तीसरा जो है, वो पर क्या होता है, ऑपरेटर। क्या होता है, ऑपरेटर। ऑपरेटर माने क्या होता है, चालक। क्या होता है, चालक। जैसे बस में ऑपरेटर होता है, कार में ऑपरेटर होता है, यानी चलाने वाला जो ड्राइवर होता है क्या होता है, ऑपरेटर होता है। और लास्ट जो है स्ट्रक्चरल होता है। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल।
यानी संरचनात्मक। ठीक है, तो ये 5 आपने क्या कर लिया, इन चारों का नाम जान लिया। जो एक चीज ध्यान रखना, जो यहां से एक चीज और मैं इसी में साथ ही साथ बता दूं, क्योंकि उसका काम अभी आगे आपको पढ़ना है। ये ध्यान रखना, जो आपने देखा कि ये जो 4 प्रकार के जीन हैं, जिसमें 14 जो जीन है, जैसे ये आपने देखा कि ये क्या है, रेगुलेटर है, और ये क्या है, ये आपको पता है प्रमोटर है, और ये क्या बताया गया, ऑपरेटर है। जो ये यस वाला है, यानी संरचनात्मक जो है, ये संरचनात्मक वाला जो है 3 तरह का होता है। संरचनात्मक जीन जो है 3 प्रकार का होता है, ध्यान देना। ये संरचनात्मक जो जीन है, यानी यहाँ से और यहाँ तक, ये क्या है, यस, ये क्या है, ये संरचनात्मक, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जेड जीन, क्या होता है, जेड जीन। दूसरा क्या होता है, वाई, और तीसरा क्या होता है, एस। समझ में आया, ये बात समझ में आ गई। ये क्या होता है, ये संरचनात्मक के 3 भाग होते हैं। ये तो रहते हैं 4 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन जो संरचनात्मक होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब इसमें लिख लेना आप लोग, जो जेड जीन है बेटा, वह एक एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है, जेड जीन जो है एक एंजाइम का निर्माण करता है, जिस एंजाइम का नाम होता है बीटा, नोट करना, जिस एंजाइम का नाम होता है बीटा ग्लाइकोसाइडेज। जो वाई वाला है बेटा, वाई वाला भी एक एंजाइम का निर्माण करता है, जिसे कहा जाता है परमेज एंजाइम होता है। क्या होता है, परमेज। ये जो वाई वाला है, ये किसने किया, जेड वाला ने किया, और वाई वाले ने क्या किया, परमेज एंजाइम, परमेज। और तीसरा जो है ये वाला क्या करता है, ये वाला क्या करता है, लिख लेना, ट्रेन एस्टाइलेज। ट्रेन, ये है, ट्रेन एस्टाइलेज एंजाइम का क्या करता है, निर्माण करता है। अब इनका क्या काम है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। इनका आगे कहाँ कहाँ काम होगा, यानी ये जो है ना संरचनात्मक जीन, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, जेड, वाई, ए। अब हम सीधे जो है, हमने देख लिया ओपरान का प्रारूप, देखते हैं। अब सीधे हम क्या पढ़ेंगे, लैक ओपरान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लैक ओपरान। बात समझ में आई है। ओपरान जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, यानी ओपरान किसे कहा जाता है, जो क्या होते हैं, डीएनए के जो खंड पाए जाते हैं, उस खंड में कितने प्रकार के जीन पाए जाते हैं, 4। कौन कौन, ये आपको बताया गया, नियामक, चालक, और क्या बताया गया, प्रोत्साहक और संरचनात्मक। ये ध्यान रखना, इसको इधर उधर नहीं लिख सकते हो, क्रम से ही लिखोगे। अब ये नहीं कि आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जब भी लिखोगे तब कैसे रहेगा, ये जीन कैसे रहते हैं, क्रम में रहते हैं। कैसे रहते हैं, क्रम में। तो आपको क्रम से लिखना है। केवल जो ये संरचनात्मक जीन है, इसको बताया गया कि ये 3 प्रकार के जीन से बना होता है। कौन कौन, जेड, ए, वाई, और ये जेड, ए, वाई क्या करते हैं,
कुछ एंजाइम का निर्माण करते हैं, जिसको हमने बता दिया। अब हम सीधे देखेंगे लैक ऑपरान क्या है और इनका कहाँ कहाँ पे यूज है। अब आगे हम कुछ पढ़ना है। अब देखते हैं बेटा लैक ऑपरान क्या है। देखो लैक शब्द बना है, अगर हम लैक शब्द की बात करें तो लैक शब्द का निर्माण जो है लैक्टोज से हुआ है। किससे हुआ है? लैक्टोज से हुआ है। हम पढ़ क्या रहे हैं? लैक ऑपरान पढ़ रहे हैं। लैक शब्द किससे बना है? लैक्टोज से बना है, यानी ये लैक्टोज से बना है। और लैक्टोज क्या होता है? शर्करा होता है। क्या होता है? शर्करा होता है। और ये शर्करा कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ध्यान रखना, ओपेरान दिया है। पहले तो लैक्ट शब्द आपने देखा कि लैक्ट शब्द जो है लैक्टोज से बना है। लैक्टोज क्या होता है? एक प्रकार का शर्करा होता है जो कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। इसके बाद से आपको बताया गया कि जो लैक्टोज होता है एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है। क्या होता है? उत्प्रेरक होता है। लैक्टोज क्या होता है? ये लैक्टोज भी एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है। क्या होता है? ये क्या होता है? उत्प्रेरक होता है। और ध्यान रखना लैक ऑपरान भी क्या है? एक प्रकार का क्या है? उत्प्रेरक। यानी हम कह सकते हैं कि लैक ऑपरान जो है वो क्या है? एक उत्प्रेरक। एक क्या है? उत्प्रेरक ऑपरान है। बात समझ में आ रही है? अब उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक क्या होता है? जो किसी कार्य को, यानी उत्प्रेरक का अगर अंग्रेजी देखोगे तो इंड्यूसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंड्यूसर। इंड्यूसर यानी जो इंडिकेट करता है कि ये कार्य आप क्या करो? स्टार्ट करो। तो ये उत्प्रेरक का मतलब क्या है? जो हमें प्रेरित करता हो कार्य करने के लिए। तो यहाँ पे जो लैक है यानी लैक्टोज सबसे बना हुआ है, और लैक ऑपरान क्या होता है? उत्प्रेरक का एक भाग होता है। क्या होता है? उत्प्रेरक का यानी उत्प्रेरक का भाग होता है किसके लिए? ऑपरान का, या ऑपरान का उत्प्रेरक भाग कह सकते हो। हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑपरान का क्या होता है? उत्प्रेरक भाग होता है, जो ऑपरान को क्या करता है? क्या करता है? यानी प्रेरित करता है। जैसे देखो आपको समझ में कब आएगा, आप जानते हो कि अभी हमने बताया आपको कि लगातार ऑपरान क्या होता है? जो ऑपरान होता है वो ऑफ होता है। क्या होता है? ऑफ होता है। जब उसे उत्पाद की जरूरत होती है, जब प्रोटीन की जरूरत होती है तो ऑन होता है। तो भाई सीधी सी बात है कि इसे ऑन होने के लिए कोई प्रेरित कर रहा है, कोई ना कोई है जो क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। तो वह प्रेरित करने वाला कारक कौन सा है? उत्प्रेरक है। तो ये लैक क्या है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या करता है? उत्प्रेरक का। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि हमारे शरीर में जैसे हम दूध पीते हैं, हमारा शरीर क्या होता है? कौन से कोशिका का बना होता है? यूकैरियोटिक कोशिका बना होता है। क्या बना होता है? यूकैरियोटिक का हम बना हुआ होता है। तो हमारा शरीर जो है यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। यानी यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। अब एक चीज बताओ, हम क्या करते हैं? ध्यान देना, इधर थोड़ा समझ लो। हम दूध पीते हैं, दूध पीते हैं ना? क्या पीते हैं? दूध को पीते हैं। दूध में क्या होता है बेटा? लैक्टोज होता है। क्या होता है? लैक्टोज होता है। जब ये दूध हमने पिया तो दूध पीने के बाद से वह क्या होता है? उसकी पाचन क्रिया होती है। क्या होती है? पाचन। यानी दूध, हम जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उसका क्या होता है? पाचन होता है। यहाँ पे पाचन होगा ना। अब ये पाचन कराने के लिए कुछ एंजाइम होते हैं
जो इनको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने का काम करते हैं। तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है जिसे लाइकेज कहा जाता है। क्या कहता है? लाइकेज कहा जाता है। ये लाइकेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, पाचन क्रिया में इस लैक्टोज को दो चीजों में तोड़ देता है, ग्लूकोज और ग्लाइकेज में। किसमें तोड़ देता है? ग्लाइकोज और ग्लैक्टोज में। ये दो चीजों में तोड़ा। तो इसको तोड़ने का काम कौन किया बेटा? किसने किया? एक एंजाइम। उस एंजाइम में क्या नाम था? लैक्टेज। क्या नाम था? लैक्टेज। लेकिन आप देख रहे हो कि आपने देखा, ये तो यूकैरियोटिक वाले कोशिका की बात हो रही थी। हमें पढ़ना क्या है? यानी यहां पे उत्प्रेरक का लैक्टोज को तोड़ने के लिए ये उत्प्रेरक का काम किया कि नहीं किया? लैक्टेज किया ना उत्प्रेरक काम। इसी प्रकार से जैसे आपने देखा था अभी कि जैकोब और मोनार्ड ने जब ओपरान मॉडल दिया था तो उन्होंने किस पे कार्य किया था? ई कोलाई पर। और ई कोलाई क्या है? एक प्रकार का जीवाणु है। और जीवाणु की जो कोशिका होती है वो कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो ये तो यूकैरियोटिक में देखा आपने, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होगी? जब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखेंगे, मान लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में यहां पे एक चीज मान ली, यहां पे मान लेते हैं कि ये कोई पोषणी माध्यम है। थोड़ा इसको बड़ा मानते हैं। जैसे मान लो ये ई कोलाई क्या है? ये ई कोलाई जीवाणु है। मैं थोड़ा बड़ा बना करके दिखा रहा हूं। और यहां पे क्या है? ये एक पोषणी माध्यम में इसको रखा गया है। इसमें रखा गया है पोषणी माध्यम में। ये इसका पोषणी माध्यम है, इसमें रखा गया है। और इसमें मिलाया गया है क्या? इसमें जो है पोषणीय माध्यम, यानी जो इसको ये ई कोलाई है ना बेटा, ये क्या है? ई कोलाई है। और इस ई कोलाई के डीएनए में क्या पाया जा रहा है बेटा? जो जीन पाया जा रहा है उसमें 4 प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं? क्या पाए जा रहे हैं? अरे जीन पाए जा रहे हैं ना। अब ये कौन कौन से जीन है बेटा? तो अभी बताया गया आर, पी और ओ, और यस की जगह पे क्या होंगे? अब यस की जगह पे क्या होंगे? जेड, वाई, ए। यही होंगे नी। यहां पे क्या हो जाएंगे? जेड, वाई, ए। ये तीनों किसके हैं? यस। ठीक है, ये है। अब एक चीज बताओ कि अगर हम इसमें क्या करें कि इस पोषणी माध्यम में हम लाकर किसको मिला दें? लैक्टोज को मिला दें। ध्यान देना, अगर इसमें, अभी इसको लिखना नहीं है, इसको खाली समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अगर इसमें हमने क्या कर दिया? लैक्टोज को डाल दिया। ये पोषणी माध्यम है, इसमें हमने क्या किया? लैक्टोज को डाल दिया। अब बताओ लैक्टोज, इसमें जैसे लैक्टोज के छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो है ये पोषणी माध्यम पाकर, ये पोषणी माध्यम जो पाएगा कौन? ई कोलाई। तो इसके शरीर के अंदर क्या जाएगा? लैक्टोज का कण जाएगा कि नहीं जाएगा? अब लैक्टोज के कण जब इसके अंदर जाएगा तो यहां पे क्या होगा? लैक्टोज को तोड़ा जाएगा कि नहीं तोड़ा जाएगा? भाई उस लैक्टोज को क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा। अब यहां पर तोड़ने के लिए जैसे यूकैरियोटिक वाले में लैक्टेज आ रहा था, लेकिन प्रोकैरियोटिक वाले में क्या होता है? यहां पर ये वाला जो जेड वाला है ना, जेड वाले को बताया गया था कि एक एंजाइम का स्राव करता है जिसे बी ग्लाइकोसाइड कहते हैं। और साथ ही साथ इस बी ग्लाइकोसाइड के पास जो है एक और समूह पाया जाता है, एस्टाइल समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस्टाइल समूह। यानी जब ये दोनों क्या पाया जाता है? एस्टाइल समूह पाया जाता है। जब ये दोनों मिल जाता है तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है बेटा? बीटा एसिटाइल ग्लाइकोसाइड एंजाइम बन जाता है।
और ये एंजाइम अब क्या करता है, यहां पर ये जैसे यहां पर आपने देखा कि लैक्टोज था, तो इसके जगह पे वहां पे क्या पहुंच जाता है, क्या पहुंच जाता है, एसिटाइल, क्या बताया गया, एसिटाइल ग्लाइकोसाइड एंजाइम। यानी यहां पे कौन होता है पाचन के दौरान, एसिटाइल ग्लाइकोसाइड एंजाइम होता है। और इसको कौन निकाल रहा है, अब ये यहां पे जाएगा और ये भी क्या करेगा, इसको ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ेगा, वो भी इसी में तोड़ेगा। बस फर्क क्या होगा, एंजाइम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये बात समझ में आ गई। अरे पोषणी माध्यम में जब ये गया तो इसमें से एक एंजाइम निकला, कौन, बीटा ग्लाइकोसाइड, ठीक ना। अब ये क्या किया, इसके पास एसिटाइल समूह होता है, एसिटाइल समूह और ये दोनों एक साथ मिल जाते क्या होगा, बीटा ग्लाइकोसाइड, यानी बीटा एसिटाइल ग्लाइकोसाइड एंजाइम बन गया। और ये एंजाइम क्या करेगा, पाचन के दौरान इससे ग्लूकोज और ग्लूकोज में क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि यूकैरियोटिक वाले में लैक्टेज तोड़ता है और प्रोकैरियोटिक वाले कोशिका में कौन तोड़ता है, हाँ, ये ध्यान रखना। हमें तो अभी यहां पर तो यहां पे ऑफ रखना है ना जी, अभी तो प्रक्रिया को चलाना नहीं है। तो मान लेते हैं अगर हम क्या करें, अगर हमें इसको ऑफ रखना है तो इसमें इसको डालेंगे, लैक्टोज को नहीं डालेंगे, हम लैक्टोज को अंदर जाने ही नहीं देंगे, यानी लैक्टोज को यहाँ डालेंगे ही नहीं। तो जब लैक्टोज को नहीं डालेंगे तो ये अंदर नहीं जाएगा, और जब ये अंदर नहीं जाएगा तो आप एक चीज जान समझ लेना। एक चीज और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि देखो, जैसे आपने देखा कि ये कैसे कार्य कर रहे थे। अब मान लो ये क्या है, संरचनात्मक वाला जो है ना, यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो जीन होते हैं, यही जीन आगे चलते हैं तो अनुलेखन क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, अनुलेखन क्रिया करते हैं। तो अनुलेखन क्रिया में एक आप लोगों को बताया गया था कि एक एंजाइम काम करता है, जिस एंजाइम का नाम क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। यहाँ पर ये अनुलेखन करेगा, क्या करेगा, यहाँ अनुलेखन करेगा, और अनुलेखन से क्या होगा बेटा, अरे आरएनए बनेगा। क्या बनेगा, आरएनए। और आरएनए क्या करेगा, अनुवादन करेगा। क्या करेगा, अनुवादन करेगा। और अनुवादन करके क्या करेगा, प्रोटीन, क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। अब आप एक बात बताओ, यहां पर क्या पाया जाता है अनुलेखन पर, आरएनए पॉलीमरेज। देखो जब ये प्रक्रिया चालू होती है ना प्रोटीन बनाने के लिए, तो जो ये आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये जानते हो कहाँ आके बैठ जाता है, ये क्या है, ये कौन सा है, ये पी वाला क्या है, प्रमोटर, जो प्रोत्साहक है, इनके ऊपर आकर ये क्या हो जाता है, बैठ जाता है। कौन, आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आकर क्या जाता है, बैठ जाता है। और ध्यान रखना, ये यहाँ से बैठता है और छलांग लगा के जब प्रोटीन का निर्माण करना होता है तो भाई सीधे से यहाँ पे ये क्या करता है, छलांग लगा के इनके ऊपर आ जाता है, किसके, ऑपरेटर के ऊपर। ऑपरेटर क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और यहाँ से एक छलांग लगा के किस पे पहुंचा देते हैं, इनके ऊपर, जो संरचनात्मक वाले हैं, और ये प्रोटीन का निर्माण करना क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें अभी प्रोटीन को बनाना नहीं है, ऑफ रखना है। तो ऑफ रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहां मान लो हमें ऑफ रखना है। क्या करना है, मैं समझ रहा हूं कि थोड़ी सी जो मेन समस्या है वो आपको यही लगेगा। मैंने अभी क्या बताया, पहले एक बार ध्यान से सुनते हैं। मैंने बताया बेटा लैक ओपरान क्या है, तो देखो लैक शब्द बना हुआ है लैक्टोज से। लैक्टोज क्या होता है, एक शर्करा होता है जो दूध में पाया जाता है। मैंने बताया कि भाई सीधी सी बात है कि लैक ओपरान, जो ओपरान होता है, इसमें लैक क्या होता है, एक उत्प्रेरक होता है, यानी ओपरान का एक उत्प्रेरक भाग होता है जो क्या करता है, इन्हें प्रेरित करता है करने के लिए। जैसे लैक्टोज को इसमें डाला, जैसे हम डालेंगे इसमें, तो देखो इसमें जब हमने लैक्टोज को डाला तो भाई ये जेड वाला प्रेरित हुआ कि नहीं, और इसने क्या किया, तुरंत जो है
एक एंजाइम का स्राव किया, और ये एंजाइम क्या किया, इनको तोड़ दिया किसमें, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ा ना। अगर ये लैक्टोज नहीं जाता इसमें, ये लैक्टोज इसमें नहीं जाता, तो यहाँ ये उत्प्रेरक कौन है, लैक्टोज है। ये अंदर जा रहा है तभी तो ये चालू हो रहा है काम करना। अगर ये नहीं जाएगा तो ये काम करेगा नहीं, वो चुपचाप सोया हुआ है। जैसे यहाँ पे, जैसे मान लो आप देखना उत्प्रेरक का काम कैसे होता है। जैसे आप सोए हुए हो, तो आपको जगाने के लिए कोई ना कोई उत्प्रेरक काम करता है। या तो आपकी मम्मी चिल्लाती है, या तो कोई आया खिड़की का क्या गया पर्दा हटा दिया, धूप आंख पे लगा, तो भी आंख क्या हो जाता है, खुल जाता है। ये उत्प्रेरक है, क्या है, उत्प्रेरक है। तो यहाँ उत्प्रेरक काम कौन कर रहा है, लैक्टोज, ठीक है ना। तो इसीलिए बताया गया कि ये जो है लैक क्या है, ये उपरांत का ये क्या है, उत्प्रेरक भाग होता है, ठीक है ना। और ये करता क्या है, यानी उत्प्रेरक जो है इसको ऑन करने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। यानी जब ये आपको बताया गया कि ये ऑफ ऑन हम पढ़ रहे हैं, जब ऑफ रहता है तो उसे ऑन करने के लिए कौन जगाता है, लैक्टोज। अब होता क्या है, जैसे मान लिया कि हमको अभी ये ऑफ है, हमको ऑफ रखना है, इसको ऑन नहीं करना है। तो ऑफ रखने के लिए क्या बताया गया, ऑन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जब अनुलेखन होगा, जो ये क्या है, जीन है, ये जीन क्या करेंगे, अनुलेखन करेंगे। तो अनुलेखन में कौन एंजाइम आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा। और ये अनुलेखन के दौरान ये क्या करेगा, इसको आरएनए में बदलेगा, और आरएनए में बदलने के बाद ये क्या करेगा, अनुवादन क्रिया करेगा और प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो जब ये आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ से भाग के सीधे किस जीन पे आ जाता है, किस पे आता है, प्रमोटर पे आता है, और आकर वहां क्या जाता है, बैठ जाता है, और बैठ के वहां से कूदता है किसके पास, ऑपरेटर के पास, छलांग लगा के यहाँ जाता है, यहाँ छलांग लगा के कहाँ जाता है, यहाँ पे। जब इस पे छलांग लगा देता है तो ये अनुवादन क्रिया क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, और प्रारंभ करके आप क्या कर देते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। हमें यहाँ क्या करना है, अनुवादन नहीं करना है, प्रोटीन को बनाने से रोकना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान रखना, यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है, ध्यान देना। ध्यान रखना, जो जब जीन को बंद करना होता है बेटा, जो ये नियामक है, क्या है, नियामक है, यानी रेगुलेटर है ना, ये एक प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ बनाता हूं, ये क्या करता है बेटा, यहाँ ध्यान, ये नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले बता देना। ये आर है, ये क्या है, पी है, ये ओ है, इसको आप जेड वाई और क्या लिख लोगे, ए, ठीक है ना। अब यहां ध्यान रखिए, जो ये आर वाला है ना बेटा, ये एक क्या करता है, एक एंजाइम का निर्माण करता है। क्या करता है, एक एंजाइम का निर्माण। नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। इसके नीचे कैसे ध्यान दोगे, बस ये एक एंजाइम का निर्माण करता है, जिस एंजाइम का नाम होता है दमनकारी। क्या नाम होता है, दमनकारी। ध्यान देना, यानी जब ये आप प्रक्रिया में रहता है तो दमनकारी, दमनकारी का मतलब देखिए, जैसे सामने बल्ब जल रहा है, उसमें एक बटन लगाया गया है, जैसे ही बटन को क्या करोगे, इस समय बल्ब जल रहा है, जैसे ही बटन को दबाओगे उसमें करंट जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी इस करंट को जाने से क्या कर देगा, रोक देगा, और ये लाइट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से या हम कह सकते हैं कि ध्यान रखना, जैसे मान लो कि एक बस चालक है बेटा, क्या है, बस चालक है। बस चालक को हम क्या मान लीजिए, चालक को क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं ना। अब ऑपरेटर मान लेते हैं ड्राइवर है, बस तैयार है, और ले जाके ड्राइवर को सुला दिया जाए, बस चलेगा, नहीं चलेगा। बस उसमें ऑपरेटर को इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो होता है, जो ये ऑपरेटर होता है ना, इसी को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब होता कैसे है, मैंने बताया कि जो ये
जो आर जीन है बेटा, यानी आर जीन का मतलब क्या है? रेगुलेटर। ये क्या करता है? एक जो है एंजाइम का निर्माण करता है, एक प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दमनकारी प्रोटीन कहते हैं। ये दमनकारी प्रोटीन करता क्या है बेटा? ये जो दमनकारी प्रोटीन है ना, इनके पास तो मान लो कि यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज आके बैठे हैं ना, और ये कूद के इनके पास जाएंगे और यहाँ से कूद के इनके पास आएंगे ना, तभी प्रोटीन बनेगा। ये क्या करेगा? ये सीधे जो है ना, ये लाकर यहाँ से लाकर इनके पास क्या कर देता है? दमनकारी एंजाइम को लाकर यहाँ छोड़ देता है। यहाँ पे दमनकारी एंजाइम आया, और जैसे आएगा तो यहाँ पे एक अवरोधक के रूप में सीधे जो है ना, यहाँ ऊपर तक ये क्या कर देगा? इनको बंद कर देगा। क्या कर देगा? बंद कर देगा। अब ये बताओ, ये कूद के इधर जा पाएंगे? नहीं। अब ये कूद नहीं पाएंगे, तो जब कूदेंगे नहीं तो ये क्या होगा? ये प्रोटीन का निर्माण करना चालू करेगा, अनुवादन होगा? नहीं होगा। तो इस प्रकार से यानी ये दमनकारी एंजाइम इनके पास जाता है और जाकर यहाँ पर क्या कर देता है? एक अवरोधक का कार्य करता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं आ पाता है, और नहीं आने की वजह से अनुवादन क्रिया क्या हो जाती है? यानी ये जब आगे नहीं जाएगा तो अनुलेखन भी नहीं होगा और अनुवादन भी नहीं होगा। जब अनुलेखन यानी ये जो जीन है ये क्या करेंगे? आरएनए का निर्माण नहीं करेंगे। आरएनए का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो ये क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। बात समझ गए? आज जब इनको ऑन करना होगा तो क्या करेंगे? हाँ, ये दमनकारी वाला क्या करेगा? अपना प्रोटीन बनाना बंद कर देगा, और फिर ये क्या होगा? आरएनए का निर्माण होना चालू हो जाएगा। ठीक है ना? बात यहां तक समझ में आ गई? यहां तक समझ लिए? तो ये रहा आपका लैब ओपेरा, बाकी अगले दिन देखा जाएगा। ठीक है?